साल था 2005। डेनमार्क के एक अखबार जाइलैंड पोस्टन ने मोहम्मद पर 12 विवादित कार्टून छापे थे, जिनमें उनका मजाक बनाया गया था। कार्टून बनाने वाले ने मोहम्मद की मानसिकता को दर्शाया था। हालांकि इसके विरोध में अखबार के ऑफिस पर हुए हमले में एक कार्टूनिस्ट का सर कलम कर दिया गया था। मामला उछला और समय के साथ शांत हो गया। किंतु इसके कुछ समय बाद यही कार्टून चार्ली हेब्दो नाम की एक फ्रांसीसी मैगजीन ने छाप दिए, जिसके बदले में साल 2015 में चार्ली हेब्दो के ऑफिस पर हमला करके 12 लोगों की हत्या कर दी गई। इन हमलों के बाद आतंकवादियों की मदद करने वाले गुमनाम शख्स को यूरोप के देशों को तलाश थी, लेकिन कोई सबूत, कोई गवाह उसके खिलाफ नहीं मिल रहा था, जिसके दम पर उस गुमनाम आतंकी की पहचान हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज ये किस्सा हम क्यों लेकर बैठे हैं ये भी बताएंगे, साथ ही कई सवाल भी इसमें शामिल है। डेनमार्क के अखबार और फ्रांस की पत्रिका के हमले के दौरान एक हमला भारत पर भी हुआ था। हमले के बाद जांच एजेंसियों को इसके मास्टरमाइंड की तलाश थी। हालांकि एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया था, लेकिन उसने सिर्फ अपने आका की आवाज़ सुनी थी, उसे देखा नहीं था। लेकिन जब जांच एजेंसियां आगे बढ़ी तो हमले में शामिल एक भगोड़े आतंकी ने सारे राज उगल दिए और भारत की जांच एजेंसियां अमेरिका के लिए निकल पड़ी। ये किस्सा आपको जान लेना चाहिए। दरअसल 26 नवंबर साल 2008 को पाकिस्तान के 10 आतंकवादी भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार लेकर समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे थे। उन्होंने मुंबई में 9 जगह पर हमला किया। इसमें ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, सेंट जेवियर्स कॉलेज के पीछे वाली गली समेत 2 और जगह शामिल थी। मुंबई पुलिस और सुरक्षा बलों ने 28 नवंबर की सुबह ताज होटल को छोड़कर सभी साइटों को सुरक्षित कर लिया था। ताज होटल में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद लेनी पड़ी। एनएसजी ने 29 नवंबर को ऑपरेशन ब्लैक टर्नेडो लॉन्च किया, जो ताज होटल में आतंकवादियों की मौत के साथ खत्म हुआ। इन हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। वही 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई तो खतरे से बाहर आ गई थी, लेकिन सवाल था हमला क्यों और किसने कराया। हालांकि पकड़े गए जिंदा आतंकवादी से पाकिस्तान का नाम तो सामने आया था, लेकिन पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी में आखिर वो शख्स कौन थे जिन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को, आतंकी हमले को अंजाम दिया था। हमले के बाद एक नाम सामने आया था, डेविड कोलमैन हेडली। नाम सुनकर लोगों को लगा जैसे कोई पक्के वाला यूरोप का पश्चिम देश का कट्टर ईसाई होगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, ये सवाल भी सबके सामने था। जांच एजेंसियां ऐसा सोच ही रही थी कि दूसरा नाम भी सामने आया। ये नाम था दाऊद सईद गिलानी। दाऊद सईद गिलानी यानी जिसकी मां अमेरिकी और पिता पाकिस्तानी था, जो बचपन में पाकिस्तान के हसन अब्दाल कैडेट स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन बाद में यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गया था। दाऊद गिलानी की मां भले ही अमेरिकी थी, लेकिन बाप पाकिस्तानी था, तो जन्म से ही जिहाद और दिमाग में घुस गई थी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से लेकर गजवाए हिंद जैसी तकरीरें। ये तकरीरें उसे फिर पाकिस्तान खींच लाई। पाकिस्तान में भी हाफिज सईद के जिहादी मदरसे में यहाँ आकर उसे एक अपना बचपन का दोस्त भी मिला, जो वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर था, लेकिन मानसिकता में जिहाद और कश्मीर भरा पड़ा था। ये वही डॉक्टर था जिसे अब भारत अमेरिका से लाकर फांसी देने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल अपने पाकिस्तानी बाप द्वारा जिहादी मानसिकता से भरा दाऊद गिलानी लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग लेने लगा और ट्रेनिंग के बाद लश्कर ए तोयबा का अंडर कवर एजेंट बनकर काम करने लगा। किसी को शक ना हो तो नाम बदल लिया और नया नाम रख लिया, डेविड कोलमैन हेडली। जांच एजेंसियों की कड़ियां जुड़ गई। उनका शक पुख्ता हो गया कि डेविड कोलमैन हेडली और लश्कर ए तोयबा का अंडर कवर एजेंट दाऊद गिलानी नाम 2 हो, लेकिन शख्स एक ही था। लेकिन सवाल था कि वो भारत कैसे आया। सितंबर 2006 अमेरिकी पासपोर्ट पर हेडली उर्फ दाऊद गिलानी भारत आया। यहाँ आकर वो महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से उसने दोस्ती की। दोनों के बीच कई मुलाकात हुई, भाई यारी वाली मेलबाजी हुई, दांत काटी दोस्ती भी से कह सकते हैं। हेडली उर्फ दाऊद गिलानी मुंबई की अलग अलग जगह की तस्वीरें लेता और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को शेयर करके हमले की लोकेशन और प्लानिंग में हेल्प करता। जब हेडली उर्फ दाऊद गिलानी मुंबई की अहम जगह की रेकी कर रहा था, ठीक उसी दौरान मुंबई में एक इमिग्रेशन फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस की ब्रांच आरंभ हुई। इस फर्म का मालिक कनाडा का नागरिक था, लेकिन ये फर्म भारत में
हेडली उर्फ दाऊद को मदद कर रही थी। हेडली इस फर्म के ऑफिस जाता और खर्चे के पैसे ले आता। अक्टूबर 2006 में 67,000 रुपये, नवंबर 2006 में 40,000 रुपये, फिर दिसंबर में करीब 80,000 रुपये इस फर्म से हेडली को मिले। हेडली का प्लान काम कर रहा था। 26 नवंबर साल 2008 को 10 आतंकवादी भी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंच गए। खूब खून खराबा किया, जिनमें 9 तो मारे गए, एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया, नाम था कसाब। जांच हुई तो हाफिज सईद जैसे कई नाम सामने आए। साथ ही एक नाम सामने आया डेविड कोलमैन हेडली का। हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी के जिहादी डॉक्टर का एक फ़ोन डेविड उर्फ गिलानी को आया, जिसमें उसने कहा कि मुंबई का हमला करने वाले मुजाहिदीनों को मरने के बाद निशाने हैदर यानी पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। मुंबई हमले के 1 साल बाद शिकागो में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को डेविड उर्फ गिलानी की सूचना मिली। ये सूचना मिलते ही उसे अमेरिका में दबोच लिया गया। बस यहीं से खेल बदल गया। हेडली उर्फ गिलानी की एक आदत थी कि वो पकड़े जाने पर तुरंत सरकारी गवाह बन जाता था, अपने पूरे गैंग को भी पकड़वा देता था। 1988 में उसे अमेरिका में 2 किलो हीरोइन के साथ पकड़ा। 9 साल की सजा हुई, लेकिन हेडली पुलिस का मुखबिर बन गया और 4 साल में ही छूट गया। 1997 में उसे दोबारा हीरोइन के साथ पकड़ा गया। इस बार भी वो मुखबिर बन गया और पूरे गैंग को पकड़वा दिया। साथ ही उसे 2 साल की सजा हुई। इसके बाद वो रिहा हो गया। लेकिन इस बार पकड़ा गया हेडली जानता था कि 1997 में भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के अपराधियों को लेकर एक प्रत्यर्पण संधि हुई है। मुंबई हमले के चलते उसे अमेरिका भारत को सौंप देगा, जहां उसका फांसी का फंदा इंतजार कर रहा होगा। बस फिर क्या था, शिकागो एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर हेडली ने भारत में प्रत्यर्पण और फांसी की सजा से बचने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लेकर लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा के अंदर की सारी खबरें पुलिस को बताने लगा और साथ ही एक नया नाम लिया। ये नाम था तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि कनाडा का नागरिक था। हेडली ने यह भी बता डाला कि डेनमार्क के अखबार और फ्रांस की पत्रिका के ऑफिस में जो हमले हुए और हत्याएं हुई, उनमें भी तहव्वुर हुसैन राणा ने मदद की थी। जांच हुई, पता चला कि कनाडा में रहने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर था। नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। इसकी कुंडली खंगाली जाने लगी। जांच हुई तो बात सामने आई कि तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तान के साहिवाल इलाके में पैदा हुआ। बचपन में हसन अब्दल कैडर स्कूल में शुरुआती पढ़ाई हुई और वहीं दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली उसका दोस्त बना। बाद में हेडली अपने माता पिता के साथ अमेरिका चला गया और राणा डॉक्टरी की पढ़ाई करके पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में बतौर डॉक्टर काम करने लगा, जहां उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी। राणा के बारे में दिलचस्पी यह है कि नौकरी में रहते हुए कभी भी उसका अपने काम में मन नहीं लगा और एक दिन उसने नौकरी छोड़ दी। उन गतिविधियों में शामिल हो गया जिसका उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना था। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा को वर्तमान में कनाडा की नागरिकता हासिल है। 1997 में राणा और उसकी बीवी जब कनाडा शिफ्ट हो गए तो 2001 में कनाडा की उन्हें नागरिकता भी मिल गई। यहाँ उसने एक इमिग्रेशन सर्विस ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस शुरू किया। बाद में अमेरिका में भी इसकी एक फर्म खोल डाली। कनाडा शिफ्ट होने के बाद भी राणा की दोस्ती गिलानी से कायम रही। दोस्ती इतनी पक्के वाली थी कि जब हेडली उर्फ गिलानी अमेरिका में हीरोइन के साथ पकड़ा गया तो राणा ने अपना घर गिरवी रखकर हेडली की जमानत के पैसे दिए थे, लेकिन हेडली फिर से गिरफ्तार हुआ। 4 लठ पड़ते ही उसने अपने दोस्त का काला चिट्ठा खोल के रख दिया। बताया कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी के आतंकवादियों के अलावा मुंबई में जो आतंकी हमले हुए उसका सूत्रधार राणा भी था। हेडली ने न केवल अपने दोस्त राणा की पोल खोली बल्कि उसके खिलाफ सरकारी गवाह भी बन गया, जिसमें हेडली की मौत की सजा बच गई। उसे सिर्फ 35 साल की सजा हुई, लेकिन राणा फंस गया। अब भारत तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी कर रहा है। कभी पाकिस्तानी सेना का महत्वपूर्ण अंग रहा तहव्वुर राणा एक बेहद शातिर और खतरनाक आतंकवादी है। यदि ये भारत आता है तो तमाम ऐसी जानकारियां बाहर आएगी जो इस बात की तस्दीक करेगी कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो भले ही दाने दाने को मोहताज हो मगर आतंकवाद के भरण पोषण के लिए दिन रात लगा हुआ है। माना जा रहा है कि राणा का प्रत्यर्पण कूटनीति के लिहाज से भारत की एक बड़ी जीत भी है। राणा ऐसे कई राज खोलेगा जो एक मुल्क के रूप में दुनिया के सामने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब करेगा। साथ ही भारत लाए जाने पर जांच एजेंसियां राणा के मामले पर नए सिरे से मुकदमा चलाएगी। जिन धाराओं में उस पर आरोप दर्ज है वे गंभीर है
उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप है जिसमें उसे फांसी की सजा भी हो सकती है।